हम अभी बैंगलोर में रह रहे हैं और आईआईसी बैंगलोर काफ़ी नज़दीक है। तो हम तो आईआईसी बैंगलोर जाके क्लास भी कर सकते थे, बट आप खड़गपुर इतना दूर गए हो, फ्लाइट की भी प्राइसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपने चूज़ क्यों किया, आईआईसी बैंगलोर क्यों नहीं? अब आप पहले हम जब बात कर रहे थे तो ऑफ द कैमरा हम बात कर रहे थे, तो आप बोल रहे थे कि लास्ट ईयर आपने आईआईटी दिल्ली में अप्लाई किया था और बेसिकली आपने बताया था कि 2 साल के बाद ही हम अप्लाई कर सकते हैं। तो लास्ट ईयर आपने कहाँ कहाँ अप्लाई किया और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? जैसा कि आपने बोला कि आईआईटी खड़गपुर में ऐसा हुआ कि आप केवल रिटन और इंटरव्यू के लिए गए थे। तो अभी हम देखें कि आपका पीएचडी चलता रहेगा, तो साल में कितने बार जाना पड़ेगा? अब क्या है कि अगर आप पीएचडी करते हो तो गाइड का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। तो हम गाइड के बारे में कैसे पता करें? पार्ट टाइम कर रहे हैं तो क्या लगता है कि आपको कितने साल पीएचडी में देने होंगे? ऑन एवरेज कितना साल लगता है? क्वेश्चन आता है कि हमें कितने क्रेडिट का कोर्स करना पड़ता है। जैसे कि आपने बताया कि आप एनपीटीएल से कर रहे हो, तो आपको कितने क्रेडिट्स का करना पड़ रहा है? अब जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो है कि आप तो अभी कॉलकॉम में हो, मे बी स्विच करो और किसी और कंपनी में चले जाओ। तो क्या ये चीज़ अफेक्ट करेगा कि आपने तो कॉलकॉम के साथ स्टार्ट किया था, बट अब तो आप दूसरे कंपनी में चले गए? अब क्या है कि आपने जॉब के साथ पीएचडी स्टार्ट की है, तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो जा रहा है आपके ऊपर? क्या होता है ना कि जब भी हम एमटेक कर रहे थे तो हमें सेकेंड ईयर में भी बोला गया था कि आप पेपर पब्लिश करो। तो आप ये भी बताइएगा कि एमटेक में पेपर पब्लिश करना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? पीएचडी कर रहे हो तो ऐसा कुछ रहता है कि पीएचडी में इतने पेपर हमें पब्लिश करने ही करने हैं? हम अभी बैंगलोर में रह रहे हैं और आईआईसी बैंगलोर काफ़ी नज़दीक है। तो हम तो आईआईसी बैंगलोर जाके क्लास भी कर सकते थे, बट आप खड़गपुर इतना दूर गए हो, फ्लाइट की भी प्राइसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपने चूज़ क्यों किया, आईआईसी बैंगलोर क्यों नहीं? पीएचडी के लिए जो है कुछ डिफाइंड टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, जो उनके एनओसी फॉर्मेट में भी जो है मेंशन किया हुआ रहता है। तो आईआईएससी का ऐसा था जो आपको कंप्लीट 1 ईयर अपने वर्क से ब्रेक लेके और जो भी रिक्वायर्ड कोर्स वर्क होता है इनिशियल फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के लिए, वो आपको कैंपस में रह के करना पड़ेगा। ठीक है, तो जनरली पीएचडी का जो स्टार्टिंग 1 ईयर है उसमें आपको मोस्टली कोर्स वर्क रहते हैं। सिमिलरली अगर आप आईआईटी दिल्ली की बात करोगे तो वहाँ पे ये क्राइटेरिया रिड्यूस होकर 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ आपको कैंपस में रह के कोर्स वर्क करना पड़ेगा। बट आईआईटी दिल्ली के लिए जो है मैंने लास्ट ईयर जो है कंसिडर इसलिए किया क्योंकि क्वालकॉम का ऑफिस जो है नोएडा में भी था। तो मैं वहाँ पे इस ग्राउंड बेसिस पे एडमिशन ले सकता था, जो मैं उस पर्टिकुलर 6 मंथ के लिए जो है मैं नोएडा ऑफिस से वर्क कर लूँगा और क्लासेस जाके कर लूँगा। सिमिलरली रुड़की के लिए भी ये सेम सिनेरियो था। बट खड़गपुर के केस में ऐसा है, जो आपके जो भी कोर्स वर्क हैं वो आप एनपीटीईएल के थ्रू जो है रजिस्टर करके वो सारे कोर्स वर्क कर सकते हो, जो भी अप्रूव्ड कोर्स है डिपार्टमेंट के थ्रू। और उसका आप सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम दे सकते हो, वो भी बैंगलोर में ही एग्ज़ाम होगा। और जो फाइनल जो ग्रेड्स आएंगे वो सारे ग्रेड्स को जो है आप डिपार्टमेंट में सबमिट करके आपका वो डिग्री रिक्वायरमेंट जो है कंप्लीट होगा, जो भी जितने भी कोर्स वर्क रिलेटेड रहता है। ओके, तो अब आप पहले हम जब बात कर रहे थे तो ऑफ द कैमरा हम बात कर रहे थे, तो आप बोल रहे थे कि लास्ट ईयर आपने आईआईटी दिल्ली में अप्लाई किया था और बेसिकली आपने बताया था कि 2 साल के बाद ही हम अप्लाई कर सकते हैं। तो लास्ट ईयर आपने कहाँ कहाँ अप्लाई किया और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? देखो, लास्ट ईयर मेरा जैसे ही 2 साल कंप्लीट हुआ, तो जनरली पार्ट टाइम पीएचडी के लिए पहला रिक्वायरमेंट यही है, जो आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट का 2 साल कंप्लीट करना है। तो मेरा वो 2 साल कंप्लीट होते ही सबसे मैंने पहला प्रेफरेंस था मेरा आईआईटी दिल्ली, क्योंकि मैंने केयर के जो केयर डिपार्टमेंट है वहाँ से मैंने अपना एमटेक किया। तो जो भी प्रोफेसर्स थे वो उनको मैं अच्छे से जानता था और सेम डिपार्टमेंट से मैं पढ़ा था, तो मैं पहला प्रेफरेंस में जो है वहाँ पे अप्लाई किया। बट उस पर्टिकुलर ईयर जो है मैं एडमिशन प्रोसेस को बहुत लाइटली लिया। ठीक है, तो रिटन एग्ज़ाम हुआ, इंटरव्यू, उसमें भी इंटरव्यू प्रोसेस से मैं गया। तो जब मेरे माइंड में ये था, जो मैंने सेम डिपार्टमेंट से जो है 2 साल अपना डिग्री कंप्लीट किया, सब कुछ मुझे पता है, तो मेरा एडमिशन तो बहुत ईजिली हो जाएगा। बस मेरे लिए ये रिटन और इंटरव्यू फॉर्मेलिटी है। तो ऑल्दो मैंने रिटन एग्ज़ाम तो क्वालिफाई कर लिया, और इंटरव्यू में मैं ये माइंड सेट से गया था, जो बहुत हुआ तो क्वेश्चंस किससे पूछा जाएगा, मैं जिस डोमेन में वर्क कर रहा हूँ 2 साल से, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेंगे, या फिर मैंने थीसिस में 2 साल जो काम किया है उससे क्वेश्चंस पूछ लेंगे। बट वहाँ पे फंडामेंटल क्वेश्चंस जो है बहुत ज़्यादा अराइज हुआ। ठीक है, जिसमें मैं कुछ क्वेश्चंस को जो है आंसर नहीं कर पाया। और मीन्स लाइक मैं वहाँ का स्टूडेंट था, तो प्रोफेसर्स की एक्सपेक्टेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई थी। ठीक है, जैसे मैं रिटन एग्ज़ाम में दिया, ठीक है, तो मैंने जो कट ऑफ था वो क्लियर कर लिया।
बट जो प्रोफेसर थे जिनके अंडर मैंने अपना एमटेक कंप्लीट किया था, तो उनकी तरफ से पहला क्वेश्चन ही यही आया, जो मनु तुम तो यहीं के स्टूडेंट हो, तो तुमसे तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहती है, ठीक है, तो तुम्हें तो बाकी कैंडिडेट्स के कंपेरेबल रिटेन में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना चाहिए था। तो ये एक था जो एक्सपेक्टेशन उनकी हाई थी, और इंटरव्यू में मैं उस अकॉर्डिंग जो है परफॉर्म नहीं कर पाया, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। ओके, तो मतलब अगर आपको देना है इंटरव्यू, रिटर्न देना है, तो पढ़ के जाना चाहिए। हाँ, बेसिक्स टोटली प्रिपेयर, रिवाइज करके टोटली प्रिपेयर होके जाओ। इसलिए मैंने, जब मुझे इस बार खड़गपुर में ये प्रोसेस से जाना था, तो मैं उसके लिए काफ़ी अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड होके गया, ठीक है, कुछ मंथ से जो है पढ़ना स्टार्ट किया, क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट किए, ठीक है, सो दैट लास्ट ईयर जो मैंने गलती की थी वो सेम चीज़ मैं इससे रिपीट ना करूँ। और टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें। राइट। तो जैसा कि आपने बोला कि आईआईटी खड़गपुर में ऐसा हुआ कि आप केवल रिटर्न और इंटरव्यू के लिए गए थे, तो अभी हम देखें कि आपका पीएचडी चलता रहेगा, तो साल में कितने बार जाना पड़ेगा? मैं अभी रिटर्न और इंटरव्यू के लिए फिज़िकली वहाँ पे गया था। उसके बाद मुझे एडमिशन प्रोसेस में जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है या अदर फॉर्मेलिटीज़ है, उसके लिए जो है मुझे एक बार और जाना पड़ा था। बट सिंस लाइक कोर्स वर्क ऑनलाइन है, जो भी कोर्स रिलेटेड एग्ज़ाम्स होंगे वो बेंगलोर में ही होगा, तो उसके लिए तो मुझे जाना नहीं है। बट साल में एक बार मुझे वहाँ पे प्रेजेंटेशन वगैरह, जो ईयरली प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसके लिए प्रेजेंटेशन देना, और बाकी डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए मुझे ईयरली एक बार जाना पड़ेगा। तो हाँ, एक बार तो हम मैनेज कर सकते हैं और फ्लाइट से जा सकते हैं। अब क्या है कि अगर आप पीएचडी करते हो तो गाइड का बहुत ज़्यादा रोल रहता है, तो हम गाइड के बारे में कैसे पता करें? क्योंकि गाइड इज़ लाइक गॉड। जैसे बिना भगवान के हमें मुक्ति नहीं मिलेगी, हमें बिना गाइड के पीएचडी डिग्री नहीं मिलेगी। राइट। तो मेरे साथ जैसे स्पेसिफिक टू खड़गपुर मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, ठीक है, जिन्होंने अपना मास्टर्स जो है खड़गपुर से कंप्लीट किया, तो उनके थ्रू जो है मैंने फीडबैक लिया, ठीक है। उससे पहले जो है मैं जितने भी प्रोफेसर्स थे उनका प्रोफाइल विजिट किया उनके वेबसाइट पे, ठीक है। वहाँ पे मैंने देखा जो उनका रिसर्च एरिया क्या है, उन्होंने किस किस डोमेन में जो है कितना काम किया है, और मेरे क्वालकॉम में भी कुछ कलीग्स थे जिन्होंने वहाँ से अपना पीएचडी कंप्लीट किया, तो मैं उनसे भी फीडबैक लिया, जो कौन से गाइड कैसे हैं, ठीक है, किन के अंडर वर्क प्रेशर कैसा रहता है, तो इन सब बेसिस पे जो है मैंने फाइनली अपने गाइड का सिलेक्शन किया। दोस्तों, आपको भी पीएच अगर करना है तो आप पहले गाइड के बारे में पता करें, अपने कलीग से पता करें, तभी गाइड को चूज़ करें। ओके, तो अब आप पार्ट टाइम कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि आपको कितने साल पीएचडी में देने होंगे? ऑन एवरेज कितना साल लगता है? जो क्राइटेरिया डिफाइंड है उसमें मिनिमम 3 साल है और मैक्सिमम 8 साल है, और वो टोटली डिपेंड करता है जो आपका और आपके गाइड के साथ आप रिलेशन कैसा है, आपका रिसर्च एरिया कैसा है, आप उसमें कितनी जल्दी जो है प्रोग्रेस आप कर पा रहे हो। तो इन सारे फैक्टर्स के ऊपर जो है डिपेंड करता है जो आपकी डिग्री की कब कंप्लीट होती है, कितनी जल्दी जो पब्लिकेशन रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो वो उन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि डिग्री की कंप्लीशन का टाइम फ्रेम। तो बट ऑन एवरेज ऐसा है जो 5 साल में डिग्री मिल जाती है, ठीक है, मे बी जल्दी भी मिल जाए और मे बी थोड़ा लेट भी हो जाए। तो अभी एक क्वेश्चन आता है कि हमें कितने क्रेडिट का कोर्स करना पड़ता है? जैसे कि आपने बताया कि आप एनपीटीएल से कर रहे हो, तो आपको कितने क्रेडिट्स का करना पड़ रहा है? तो कोर्स वर्क के लिए 16 क्रेडिट जो है डिफाइंड है गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। तो 16 क्रेडिट में जो मैं 8 क्रेडिट है वो इस सेमेस्टर में कर रहा हूँ, और 8 क्रेडिट जो मैं अगले सेमेस्टर में कर रहा हूँ, जिसमें 3 कोर्स वर्क जो है वो एनपीटीएल के थ्रू है, और एक कोर्स वर्क है सेल्फ गाइडेड कोर्स अंडर द सुपरविजन ऑफ माय गाइड। तो उसमें मुझे मोस्टली रिसर्च पेपर पढ़ने होंगे, उसके अकॉर्डिंग जो है रिपोर्ट्स वगैरह सबमिट करने होंगे। और फाइनल डिग्री के लिए जो है मिनिमम मुझे 2 जर्नल पब्लिश करने होंगे, तो दैट विल बी मोस्टली एससीआई जर्नल। ऐसा नहीं कि आपको रिसर्च ही करना है, कुछ कोर्स वर्क भी करना पड़ता है हर एक जगह, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप एनपीटीएल से कर रहे हैं ऑनलाइन। अब जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो है कि आप तो अभी कॉलकॉम में हो, मे बी स्विच करो और किसी और कंपनी में चले जाओ, तो क्या ये चीज़ अफेक्ट करेगा कि आपने तो कॉलकॉम के साथ स्टार्ट किया था, बट अब तो आप दूसरे कंपनी में चले गए? मैं पहले ही बताया था, जो मैं जैसे फ़ीस वगैरह जो भी है वो मैं खुद से पे कर रहा हूँ, तो मेरा कंपनी के साथ कोई बॉन्ड नहीं है। और ये ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं यहाँ से स्विच करके कोई दूसरी कंपनी में भी अगर फ्यूचर में जाता हूँ तो सिमिलर डोमेन में ही मैं स्विच करूँगा, तो मेरा रिसर्च एरिया जो है वो कभी इम्पैक्ट होगा नहीं। और ये कॉलेज के भी जो है क्राइटेरिया में कोई डिफाइंड नहीं है, जो अगर मैं यहाँ से
मैं कॉलकम में एम्प्लॉयड हूँ, मैंने अपनी पार्ट टाइम जो है जर्नी यहाँ से स्टार्ट करी है, तो मैं अपनी कंपनी चेंज नहीं कर सकता। ऐसा कोई भी गाइडलाइन जो है कॉलेज के थ्रू जो है मेंशन नहीं किया गया है। आपने स्पॉन्सर नहीं किया इसलिए आप फ्री हो पार्ट टाइम कर मैं फ्री हूँ, हाँ। अगर यही मैं अगर मतलब वो अगर मेरी सैलरी की अगर कंपेयर किया जाए तो फीस बहुत ज़्यादा हाँ कम है। अगर मैं वो स्मॉल अमाउंट जो है कंपनी के थ्रू स्पॉन्सर ले लेता हूँ तो वो मेरे लिए ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, क्योंकि मैं कंपनी से बॉन्ड हो जाऊँगा। अब क्या है कि आपने जॉब के साथ पीएचडी स्टार्ट की है, तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो जा रहा है आपके ऊपर? वर्कलोड में ये पहले भी इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं आंसर किया था, ठीक है। तो मेरा डोमेन सिमिलर है, ठीक है। तो और क्या रहता है, कंपनी में सारे रिसोर्स अवेलेबल है, सारे जो भी टूल्स होते हैं, ठीक है, टूल्स अवेलेबल है, IEEE के एक्सेस रहते हैं। तो मेरे लिए ये जो है बहुत प्लस पॉइंट है। अगर मैं जॉब के थ्रू कर रहा हूँ तो रिसोर्सेज की मेरे पास कोई कमी नहीं है। बाकी मुझे जो भी एकेडमिक वर्क करना है, तो करंट मेरे जैसे कोर्स वर्क के लिए मुझे वीकली जो है 6 घंटे जो स्पेंड करना होता है, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है जो मैं नहीं दे सकता हूँ। ओके, तो अब क्या होता है ना कि जब भी हम एमटेक कर रहे थे तो हमें सेकेंड ईयर में भी बोला गया था कि आप पेपर पब्लिश करो। तो आप ये भी बताइएगा कि एमटेक में पेपर पब्लिश करना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? आप ये बताओ पहले, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ। सी मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है, ठीक है, 99% जो स्टूडेंट्स होते हैं, तो एमटेक मोस्टली जो डिग्री लोग करने जाते हैं वो जॉब के लिए जाते हैं। वहाँ पे वो रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा फोकस्ड नहीं होते, ठीक है। मास्टर्स में एक और डिग्री होती है MS, ठीक है, जहाँ पे लोग रिसर्च वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं। मैंने अपनी टीम में बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने मास्टर्स MS में जो है 4-4 साल स्पेंड किया है, ठीक है। तो वहाँ पे आप सोच सकते हो जो उनका नॉलेज लेवल जो है एमटेक स्टूडेंट से कितना ज़्यादा होगा, ठीक। तो मतलब जितना ज़्यादा आप रिसर्च में टाइम स्पेंड करोगे, ठीक है, आपका नॉलेज भी जो है उतना ज़्यादा रहता है। तो एमटेक में आपको रेयरली ऐसे कोई लोग मिलेंगे जो पेपर भी पब्लिश कर रहे हैं। बट जैसे मेरा केस था, मैंने इंडस्ट्री के साथ काम किया, तो मुझे वहाँ से हैबिट डेवलप हुआ जो मैं कुछ नया करूँ, ठीक है, नई चीज़ें सीखूँ, नई चीज़ें इनोवेट करूँ। तो एंड तक जो है मेरा एक जो है कॉन्फ्रेंस पेपर जो है IEEE में पब्लिश हो गया था। तो आप ये बताइए कि आप पीएचडी कर रहे हो, तो ऐसा कुछ रहता है कि पीएचडी में इतने पेपर हमें पब्लिश करने ही करने हैं, ऐसा कुछ भी क्राइटेरिया है? हाँ, नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखने जाओ तो कॉन्फ्रेंस पेपर की उतनी वैल्यू तो नहीं रहती अगर आप PhD डिग्री की बात करते हो। बट आपको कम से कम 2 जर्नल जो है पब्लिश करने होते हैं, और जर्नल की अलग अलग कैटेगरी होती है। तो जैसे जो भी उनके डॉक्यूमेंटेशन है उसके अकॉर्डिंग SCI जर्नल में आपकी कम से कम 2 पब्लिकेशन होनी चाहिए। तो आज मुझे बहुत कुछ जानने को मिला और आपको भी जानने को मिला होगा। तो मिलते हैं फिर से दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग अस। Yeah, thanks everyone for listening me, and if you have any questions then you can reach out to me, or maybe you can drop your questions in the comment, and thanks again Jitender। और इनका मैं लिंक्डइन का आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी जाके कांटेक्ट कर सकते हो, और कमेंट में भी आप बता सकते हो। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि रिप्लाई करने के लिए। बाय बाय दोस्तों।